नमस्कार, इंडिया टुनाइट में आपका स्वागत है। पाकिस्तान की गोलीबारी पर पीएम नरेंद्र मोदी ने अपनी चुप्पी अपने ही अंदाज में तोड़ी। पाकिस्तान को तो जवाब दिया ही, साथ ही अपने राजनीतिक विरोधियों को भी निशाने पर ले लिया। सबसे पहले आज की सबसे बड़ी खबर, भारत पाकिस्तान सीमा पर तनाव बरकरार है। पाकिस्तान ने आज भी सीज फायर तोड़ा। सीमा के दोनों तरफ गांव खाली हो गए। इस बीच बीएसएफ ने बड़ा खुलासा किया है। बीएसएफ की तरफ से गृह मंत्रालय को सौंपी गई रिपोर्ट में सीज फायर के उल्लंघन की वजह एशियन गेम्स में हॉकी में पाकिस्तान की हार को बताया गया है। पाक ने ताक पर रख दी शराफत। बेअदब हुए पाक के शरीफ। सरहद को लहूलुहान कर रहा पाक। सोए शेर को जगा रहा पाकिस्तान। पाक को मिल रहा है करारा जवाब। अपने टूटे आशियानों को देखते ये लोग अपने पड़ोसी को कोस रहे हैं। टूटते इस मकान पर कुदरत का कहर नहीं, बल्कि पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान का है। 1 अक्टूबर से शुरू हुई पाक की नापाक फायरिंग ने पूरे कश्मीर में दहशत फैला दी। पूरी रात फिर पूरा दिन सरहद के पड़ोसियों की गोलियों की गड़गड़ाहट की गूंज से कटता है। जान हथेली पर होती है, बस जुबां पर दुआ होती है कि भगवान पाकिस्तान कब सुधरेगा। रात को 11 बजे जी और सुबह 8:30 बजे तक फायरिंग होती रही जी। हाँ, घायल भी हुए हैं। पशु हमारे मेरे जानवर मर गए हैं, कुछ घायल हुए हैं। पाकिस्तान की नापाक हरकत का 9वां दिन है। 9 दिन से सरहद लाल हो रही है। पाक लगातार नफरत की गोलियां बरसा रहा है। पाकिस्तान ने 60 बीएसएफ पोस्ट पर फिर गोलियां बरसाई तो 80 गांवों पर नफरत का निशाना लगाया, जिसमें 6 बीएसएफ के जवान घायल हो गए और 11 लोगों की मौत हो गई और करीब 193 लोग जख्मी हैं। पूरे कश्मीर में दहशत फैली है। 25,000 लोगों ने घर छोड़कर अपनी जान बचाई है। भारत भी पाकिस्तान को लगातार जवाब दे रहा है। भारतीय जवाबी फायरिंग में पाकिस्तान को भी भारी नुकसान हुआ है। हमारी जवाबी कार्रवाई से कुछ न कुछ तो नुकसान हुआ होगा, लेकिन क्या नुकसान हुआ ये मैं नहीं कह सकता। सूबे के हुक्मरान उमर अब्दुल्ला बेहद दुखी हैं, इंतजाम में लगे हैं। घर छोड़ के आए लोगों का मुश्किल वक्त है। इस दर्द को भला रहबर से बेहतर कौन समझ सकता है। लिहाजा वो कह रहे हैं कि इस मुश्किल वक्त में इनके ज्यादा से ज्यादा काम आ सकूं। मैं संतुष्ट तो तब होऊंगा जब ये लोग वापस अपने घर चले जाएंगे। बहुत मुश्किल में हैं और इनके लिए अपना घर छोड़ के इस तरह आना आसान नहीं है, लेकिन ये इनकी मजबूरी है और हमारी कोशिश है कि इन हालात में हम जितना इनके काम आ सकें, यही हमारी जिम्मेदारी बनती है और यही हम करने की कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तान की नापाक हरकत का भारत ने करारा जवाब दिया है। रक्षा मंत्री ने कहा है कि भारत के जवान पाकिस्तान को सही जवाब दे रहे हैं, लेकिन सवाल सिर्फ इतना सा कि आखिर पाकिस्तान कब सुधरेगा। पाकिस्तान की तरफ से लगातार की जा रही गोलीबारी का जायजा लेने के लिए आज हम पहुंचे हैं कानाचक सेक्टर में और इस वक्त मैं खड़ा हूं बिल्कुल जीरो लाइन पर। सामने आपको एक पोस्ट नजर आएगी, ये पोस्ट हमारी है। ये ललियाल पोस्ट है और इसके ठीक सामने पाकिस्तान की कुंडल पोस्ट है, जहां से रात भर इस कानाचक सेक्टर में फायरिंग की गई और उस फायरिंग के चपेट में जो थे वो 4 लोग आए जो कि गंभीर रूप से घायल हैं। पाकिस्तान फायरिंग जो है वो बढ़ाता है तो ये दोनों चौकियां लगातार उसे करारा जवाब दे सके और पाकिस्तान को उसी के अंदाज में शिकस्त दी जा सके। विशाल शर्मा, इंटरनेशनल बॉर्डर, कानाचक। तो विशाल शर्मा की इस रिपोर्ट में आपने देखा कि भारत पाकिस्तान सीमा पर जंग जैसे हालात बने हुए हैं, तो दूसरी ओर कई राजनीतिक पार्टियां प्रधानमंत्री मोदी और सरकार पर ठोस कदम उठाने की मांग लंबे वक्त से कर रही थी, जिसका जवाब आज न सिर्फ रक्षा मंत्री ने दिया, बल्कि प्रधानमंत्री मोदी ने खुद अपने राजनीतिक विरोधियों को निशाने पर लेते हुए कहा कि जब सीमा ललकारती है तो बयानबाजी नहीं होनी चाहिए, इससे सैनिकों में हौसला कम होता है। पीएम मोदी ने दिया जवाब, सैनिक बोलेगा, पीएम नहीं। पाक को दिया है जवाब। पाकिस्तान की ओर से सीज फायर के उल्लंघन पर प्रधानमंत्री मोदी की चुप्पी का लंबे वक्त से राजनीतिक दल आरोप लगा रहे थे।
लेकिन बारामती की एक चुनावी सभा में मोदी को बोलना पड़ा कि मामला संवेदनशील है, इसलिए इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए। ललकारती है तब नेताओं की बयानबाजी नहीं होती है, जवानों की उंगली चलती है, ट्रिगर पर उंगली चलती है। प्रधानमंत्री मोदी यही नहीं रुके, उन्होंने अपने राजनीतिक विरोधियों को नसीहत तक दे डाली कि मामला सेना का है, इसलिए जवाब देने का काम पीएम का नहीं सेना का है। जब सीमा पर तनाव होता है तब हिंदुस्तान में हिलता है, दुश्मन रोने लग जाते हैं, चीख दुश्मनों की सुनाई दे रही है। और मैं देश के जवानों को बधाई देता हूं, सीमा पर बैठे हुए जवानों को बधाई देता हूं। उन्होंने हिम्मत और हौसले के साथ अपनी ताकत का परिचय दे दिया है। प्रधानमंत्री मोदी से पहले रक्षा मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि अपनी भूमि की रक्षा करना हमारी जिम्मेदारी है और बीएसएफ के जवान ये जिम्मेदारी बखूबी निभा रहे हैं। हमारी सेना और हमारी पैरामिलिट्री फोर्सेस इस संदर्भ में विशेष रूप से बीएसएफ अपनी भूमि और अपने जनता की रक्षा करने के लिए जो कदम उठा सकते हैं वो उठा रहे हैं। बीएसएफ भले ही सीमा पर पाकिस्तान को करारा जवाब दे रही हो, लेकिन कांग्रेस ने सीमा पर जारी तनाव को लेकर सरकार को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की है। पार्टी को शिकायत है कि एक ओर पाकिस्तान से लगातार फायरिंग हो रही है तो दूसरी ओर सरकार विपक्ष को इस मुद्दे पर भरोसे में नहीं ले रही। एक जिम्मेवार प्रधानमंत्री से ये अपेक्षा की जाती थी कि ऐसी परिस्थिति के अंदर वो विपक्षी दलों के प्रमुख नेताओं को, सब राजनीतिक दलों की बैठक बुलाकर अवगत कराते। पाकिस्तान चाहता है कि भारत जवाबी फायरिंग करे और उसके यहाँ के आम लोग मारे जाएं, ताकि वो ये मामला अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उठा सके। लेकिन बीएसएफ ने पाकिस्तान की हर चाल को नाकाम करते हुए उसके बंकरों को ही निशाना बनाया है। ब्यूरो रिपोर्ट, भास्कर न्यूज। और इस वक्त पाकिस्तान के कराची से वरिष्ठ पत्रकार नुसरत अमीन हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नुसरत साहब, आपसे जानना चाहेंगे आखिर क्या वजह है कि सरहद पर हालात दिन ब दिन और ज्यादा टेंशन भरे होते जा रहे हैं? क्या इसको रोकने की कोई कवायद नहीं की जा रही? जी, ये लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर इस तरह के वाकयात हिंदुस्तान पाकिस्तान के दरमियान कोई नई बात नहीं है। ये मामला होते रहते हैं और कोई भी ऐसा साल, कोई ऐसा छमाही नहीं गुजरती कि वहाँ टेंशन ना हो। लेकिन ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि इस मर्तबा जो कुछ शुरू हुआ है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी। अच्छा, तो अभी मुझे मामला ऐसा लग रहा है कि जो खदशात, जो एप्रीहेंशन पाकिस्तान में पाई जाती थी मोदी सरकार के आने के वक्त, और जिसको बहुत सारे तजिया निगार और बहुत सारे एनालिस्ट पाकिस्तान में इस बात को रद्द कर रहे थे कि नहीं जी, मोदी सरकार अगर आ भी गई तो पाकिस्तानियों के वो खदशात गलत साबित हो जाएंगे, जिसके तहत वो ये सोच रहे थे कि जी इंडिया से ताल्लुकात मजीद खराब होंगे और मजीद टेंशन फैलेगी दोनों मुल्कों के दरमियान। लेकिन मुझे लगता है कि पाकिस्तानी तजियाकार जो कुछ सोच रहे थे वो बिल्कुल सही साबित होने लगा है अब। और मुझे लग रहा है कि मोदी सरकार अपनी पूरी एग्रेशन के साथ और पूरी जारियत के साथ कोई भी ऐसी स्कर्मिशेस, चाहे वो दोनों तरफ से हुई नहीं, लेकिन नुसरत साहब सवाल ये है कि अगर पाकिस्तानी सेना, अगर पहले से आप कंपेयर कर रहे हैं हालात को, तो बड़ा डिफरेंस मुझे लगता है कि ये नजर आता है कि इस बार जो सिटीजन्स हैं, जो सिविलियंस हैं, उनको निशाना बनाया जा रहा है। पहले सेना की पोस्ट पर हमला किया जाता था, इस बार सिविलियंस को निशाना बनाया जा रहा है। ऐसे में भी अगर भारत माकूल जवाब ना दे तो क्या करे? मैं ये नहीं कह रहा कि अगर भारत के ऊपर कोई मुल्क एग्रेशन करता है तो भारत उसको जवाब नहीं दे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अभी मैं इस शशोपंज में मुब्तला हूं कि ये मामला क्या वाकई ऐसा ही है कि पाकिस्तान की तरफ से शुरू हुआ है। मैं यहाँ पर बैठकर ये फैसला नहीं कर सकता कि ये मामला पाकिस्तान की तरफ से शुरू हुआ, लेकिन सिविलियन कैजुअलिटीज की अगर आप बात कर रहे हैं तो पाकिस्तानी साइड पर भी बहुत हैवी कैजुअलिटीज हुई हैं। उसमें सिर्फ फौजी शामिल नहीं है, उसमें पाकिस्तान की तरफ के रहने वाले आम कश्मीरी मासूम शहरी भी शामिल है जो भारत की गोलाबारी का निशाना बने। तो इस सूरत हाल में मैं इस बात से आपकी बिल्कुल सहमत हूं कि मामला बड़ा गंभीर है और मामला बहुत कशीदगी की तरफ जा रहा है।
अब मसला मेरे लिए ज्यादा अहम ये है कि ये मामला कहां तक जाएगा और दोनों तरफ के जो मिलिट्री एनालिस्ट हैं, जो मिलिट्री और पॉलिटिकल जो डायलॉग में इन्वॉल्व हैं इतने अरसे, वो इस बारे में क्या सोचते हैं और इस सूरत हाल को इमरजेंसी लेवल पर किस तरीके से टैकल करते हैं। चलिए, शुक्रिया नुसरत अमीन साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी राय भास्कर न्यूज पर जाहिर करने के लिए। और फिलहाल अब खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे ऑपरेशन जनधन के बड़े असर की। आपने देखा ऑपरेशन जनधन, आपने देखा पीएम के प्लान में कैसे लग रहा है फरीदा। भास्कर न्यूज ने आपको दिखाई जनधन योजना की बदहाल शक्ल। खाता खुलवाने में छूट रहे हैं पसीने। सरकारी बैंक कर रहे हैं आनाकानी। भास्कर न्यूज की मुहिम का हुआ असर। अब आपके स्कीम कुछ गड़बड़ियां पाई गई हैं, उचित कार्रवाई हम करेंगे। सभी ने कहा मुद्दा है गंभीर। ऑपरेशन जनधन से हड़कंप। जी हां, भास्कर न्यूज की एक और खबर ने अपना गहरा असर छोड़ा है। सत्ता के गलियारों में भास्कर न्यूज के ऑपरेशन जनधन ने हड़कंप मचाया हुआ है। सरकार ने जांच का वादा किया है, जबकि आम आदमी पार्टी ने ऑपरेशन की सीडी भास्कर न्यूज से मांगी है। ऑपरेशन जनधन के जरिए भास्कर न्यूज ने किया है प्रधानमंत्री जनधन योजना की बदहाली का बड़ा खुलासा। भास्कर न्यूज का असर। ऑपरेशन जनधन से हड़कंप। भास्कर न्यूज ने किया खुलासा। जनधन खाते में अड़चनों का खुलासा। क्या खास क्या आम, भास्कर न्यूज के ऑपरेशन जनधन की हर तरफ चर्चा हो रही है। देश की बड़ी आबादी को बैंकिंग सेक्टर से जोड़ने की पीएम मोदी की जनधन योजना के दुर्दशा पर बहस छिड़ गई है। भास्कर न्यूज की इन्वेस्टिगेशन टीम ने आपको दिखाया कि सरकारी बैंक ही जनधन योजना का खाता खोलने में आनाकानी कर रहे हैं। हमने आपको दिखाया कि सामान्य खाता खोलने पर बैंक किस तरह जोर दे रहे हैं। आम आदमी पार्टी ने इस ऑपरेशन की सीडी मांगी है। पार्टी ने कहा है कि योजना के अमल पर ध्यान देना होगा। देखिए, जिन दिनों जनधन योजना शुरू हुई तो उस दिन भी हम लोगों ने यही कहा था कि योजना अपने आप में अच्छी है, नीति में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन क्या इसका एग्जीक्यूशन हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। और हमारी आशंका सही साबित हुई, क्योंकि इस देश के अंदर बड़ी बड़ी योजनाएं बड़े फैनफेयर के साथ लॉन्च की जाती हैं, लेकिन उसके एग्जीक्यूशन के डिटेल्स पर किसी तरीके का ध्यान नहीं दिया जाता। तो ये बड़ी दुखद बात है कि जीरो बैलेंस के साथ गरीबों के लिए योजना बनी है और अगर उनको ही अकाउंट नहीं खोला जा रहा है तो इसका मतलब ये कि इस योजना का कोई बहुत मतलब है नहीं। हमने ये दिखाया कि ये योजना जरूरी है, पीएम का ड्रीम प्रोजेक्ट है, लेकिन इस बारे में पूछे जाने पर बीजेपी नेता वेंकैया नायडू भड़क गए। ऐसा होता रहे ना, बैंक जो है बीजेपी के ही रविशंकर प्रसाद ने ऐसा नहीं किया। ये आपको बताते हुए बहुत ही संतोष हो रहा है कि उन गरीब लोगों ने अब तक अपने अकाउंट में 1200 करोड़ रुपए जमा किए। एक तरफ इसका ये भी स्वरूप है, अब आपके स्कीम में गड़बड़ियां पाई गई है, उसकी कार्रवाई हम करेंगे। आरटीआई एक्टिविस्ट ने भी इस रिपोर्ट का नोटिस लिया है। जनधन योजना की जानकारी लेने के लिए आरटीआई डालने की तैयारी हो रही है। दुरुपयोग होगा पब्लिक मनी का, जैसे मनरेगा का बहुत ज्यादा दुरुपयोग हुआ, इसी तरीके से इस योजना का भी अगर इसमें चेक्स एंड बैलेंसेस प्रॉपर नहीं होंगे तो दुरुपयोग होने के चांसेस बहुत है। मैं इसके ऊपर एक आरटीआई भी लगाने जा रहा हूँ। जनधन योजना से बड़ी संख्या में लोग जुड़ रहे हैं। योजना की सफलता अर्थव्यवस्था के लिए जरूरी है। इस योजना में आ रही अड़चनों को भास्कर न्यूज ने पूरी जिम्मेदारी के साथ सबके सामने रखा है। ऑपरेशन जनधन के जरिए भास्कर न्यूज ने कोशिश की है सरकार की आंख खोलने की। ऑपरेशन जनधन पर तमाम विपक्षी दलों ने सरकार को आड़े हाथ लिया है, तो वहीं सत्तारूढ़ बीजेपी ने भी मामले की तहकीकात कराने की बात कही है। उम्मीद है कि आने वाले वक्त में सरकार जन धन योजना के क्रियान्वयन पर विशेष ध्यान देगी और शायद तभी भास्कर न्यूज का ऑपरेशन जनधन
अपने सही मुकाम तक पहुंच पाएगा। असित दीक्षित और अजय द्विवेदी के साथ अभिनव उपाध्याय, भास्कर न्यूज, दिल्ली। और फिलहाल खबरों में आगे बढ़ेंगे। एक बड़ी खबर, कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री शशि थरूर की पत्नी सुनंदा पुष्कर की मौत के मामले में विस्रा रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ है। विस्रा रिपोर्ट में कहा गया है कि उनकी मौत जहर की वजह से हुई है। रिपोर्ट के मुताबिक सुनंदा पुष्कर बिल्कुल स्वस्थ थी और उन्हें दिल, फेफड़े, किडनी या लिवर से संबंधित कोई बीमारी नहीं थी। उनकी मौत जहर की वजह से ही हुई थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी उनके अंगों के सामान्य होने की बात कही गई थी। रिपोर्ट पर एम्स के 3 डॉक्टरों का साइन भी है। सुनंदा पुष्कर की इसी साल 17 जनवरी को दिल्ली के 5 स्टार होटल लीला पैलेस में रहस्यमय हालात में मौत हो गई थी और अब उनकी फाइनल विस्रा रिपोर्ट पुलिस को सौंप दी गई है, जिसके बाद अब पुलिस को 2 बिंदुओं पर Go inside along with him. What's the point of standing here? पूर्व केंद्रीय मंत्री शशि थरूर, मीडिया जानना चाहता था उनसे कई सवालों के जवाब, रिएक्शन, क्योंकि फाइनल विस्रा रिपोर्ट अब पुलिस को सौंपी जा चुकी है, ऐसी खबर है। और इस विस्रा रिपोर्ट में यह साफ तौर पर कहा गया है कि सुनंदा पुष्कर की मौत की वजह जहर थी और अब पुलिस को 2 बिंदुओं पर जांच करनी होगी। पहली ये कि सुनंदा पुष्कर की मौत अगर जहर की वजह से हुई थी तो क्या यह जहर उन्होंने खुद कंज्यूम किया था या फिर साजिशन उन्हें जहर दिया गया जिसकी वजह से उनकी मौत हुई। और एम्स के चीफ विजिलेंस ऑफिसर संजीव चतुर्वेदी को हटाने का मामला एक बार फिर सुर्खियों में है। पीएम मोदी ने सीधे सीधे स्वास्थ्य मंत्री से सवाल किया है। इसके बावजूद स्वास्थ्य मंत्रालय पीएमओ को गुमराह करने में लगा हुआ है। भ्रष्टाचार को प्रमुख मुद्दा बनाकर सत्ता में आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अब उनके ही मंत्री गुमराह करने में लगे हैं। भास्कर न्यूज के पास जो दस्तावेज हैं वो साफ बताते हैं कि एम्स के सीवीओ के पद से चतुर्वेदी को हटाने के बाद स्वास्थ्य मंत्रालय ने प्रधानमंत्री कार्यालय को जो रिपोर्ट भेजी वो हकीकत से कोसों दूर है। हेल्थ सेक्रेटरी ने प्रधानमंत्री कार्यालय को जो रिपोर्ट भेजी है उसमें ये नहीं बताया गया कि बीजेपी के वरिष्ठ नेता जेपी नड्डा ने बार बार संजीव चतुर्वेदी को हटाने के लिए चिट्ठी लिखी, जबकि सच ये है कि संजीव चतुर्वेदी की फाइल के पेज नंबर 71 पर उन्हें सीवीओ पद से हटाने के प्रस्ताव की शुरुआत ही जेपी नड्डा की चिट्ठी से होती है। सच ये भी है कि चतुर्वेदी को हटाने के प्रस्ताव पर हेल्थ सेक्रेटरी लव वर्मा के भी दस्तखत हैं, जिन्होंने पीएम को ये रिपोर्ट भेजी। एम्स के सीवीओ संजीव चतुर्वेदी को पद से हटाए जाने का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। हाल ही में स्वास्थ्य मंत्रालय ने पीएमओ को चिट्ठी लिखी है जिसपे जेपी नड्डा का कहीं जिक्र नहीं, लेकिन भास्कर न्यूज के पास जो कागजात है उनसे साफ जाहिर हो जाता है कि जेपी नड्डा ही वो शख्स है जिसने सीवीओ को पद से हटाने की मांग की थी। भास्कर न्यूज के पास स्वास्थ्य सचिव लव वर्मा की पिछली 23 अगस्त को पीएमओ के बड़े अधिकारियों को लिखी वो चिट्ठी है जिसमें पीएम और स्वास्थ्य मंत्री की फोन पर हुई बातचीत का जिक्र है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन से उस वक्त बात की जब मीडिया में एक खबर चलाई थी कि कैसे एक ईमानदार ऑफिसर को राजनीतिक दबाव में हटाया गया। आपको बता दें कि बीजेपी नेता जेपी नड्डा ने न केवल चतुर्वेदी को हटाने की मांग की बल्कि अपनी पसंद का सीवीओ बिठाने को भी कहा। चिट्ठी में पीएम को ये नहीं बताया गया कि इस साल 23 मई को हेल्थ सेक्रेटरी ने उस फाइल पर खुद दस्तखत किए थे जिस पर लिखा था कि संजीव चतुर्वेदी की नियुक्ति एम्स के सीवीओ पद पर बिल्कुल संवैधानिक है। 2 साल में 200 से ज्यादा केसेस सॉल्व कर चुके संजीव चतुर्वेदी को पद से हटाया गया था। अब ये बात पीएमओ के पास जा पहुंची है। देखने वाली बात ये होगी क्या पीएमओ इस मामले को वाकई संजीदगी से लेता है और एक ईमानदार आदमी की नौकरी बची रहती है। वीडियो जर्नलिस्ट विनय के साथ खुशबू राजपूत, दिल्ली, भास्कर न्यूज। और इंडिया टुनाइट में आज मेरे साथ बस इतना ही। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला भास्कर न्यूज पर लगातार जारी रहेगा। नमस्कार।